हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी के लिए एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है कि पृथ्वी इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन जो सेंटर है वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आती है। किसी को फोकस की प्रॉब्लम होती है कि सर फोकस नहीं कर पाते, या फिर अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख पाते। कुछ बच्चे चाहते हैं कि फेस टू फेस सर के साथ डिस्कशन हो, ठीक है ना, फेस टू फेस डाउट क्लियर हो, सामने से उनको जब टीचर पढ़ाता हुआ दिखता है तो उनको मजा आता है। तो ऐसे अगर कोई बच्चे हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं जल्द से जल्द। एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग जो है इस महीने से, आपका अंदाजा है कि इस महीने से जो है बैच 12th का और 11th का स्टार्ट होने जा रहा है। एग्जैक्ट टाइमिंग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी जाएगी, तो जल्द से जल्द पहुंचे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। तो बच्चों, थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लग गया, इस बार थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया नई वीडियो आने में। एक्चुअली ऑफलाइन सेंटर जब मैं स्टार्ट करने जा रहा था तो उसकी काफ़ी सारी प्रिपरेशंस होती हैं, उसमें मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस बात को समझेंगे। लेकिन अब से वीडियो जो है बिल्कुल रेगुलर और टाइमली आपके सामने पेश की जाएगी। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल टूल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स। बेसिकली बच्चों, वेक्टर जो है, हम यूनिट नंबर 2 है, 11th क्लास की यूनिट नंबर 2 है, जिसे काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स जिसका नाम है। तो उस यूनिट में हम बेसिकली आपके सिलेबस में इस टॉपिक को डाला गया है। बट मेरा मानना यह है कि क्योंकि हम मैथमेटिकल टूल की सीरीज को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल टूल का ही एक कंसेप्ट है वेक्टर्स, तो क्यों ना उसे पहले ही पढ़ लिया जाए। तो वहां पर पढ़ने की हमें आवश्यकता, जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, वेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल टूल्स का, और फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। वैसे तो आप इसको और ज़्यादा डिटेल में क्लास 12th के मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, बट फिजिक्स में पहले ही इसकी ज़रूरत पड़ गई, तो इसलिए हम इसका बेसिक्स जो है वो इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वेक्टर से। तो बच्चों, वेक्टर पढ़ने से पहले आप सभी को ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट एग्जैक्टली इज फिजिकल क्वांटिटी? तो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। A quantity which can be measured directly or indirectly is called physical quantity। यानी कि बच्चों, हमारी दुनिया में ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मास। क्या मास को मापा जा सकता है? बिल्कुल। 10 किलो, 50 किलो, 20 किलो, ये हम उसे तोल सकते हैं। लेंथ, क्या लेंथ को मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो लेंथ भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, मास भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कितना फोर्स हमने बॉडी पे लगाया, क्या फोर्स को भी मापा जा सकता है? बिल्कुल मापा जा सकता है। तो फोर्स इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, क्या है फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसको तोला जा सके, ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। क्लियर है? सिंपल है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? फिजिकल क्वांटिटी बच्चों 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? स्केलर, वेक्टर और टेंसर। बहुत सारे बच्चों ने क्लास 9th में और 10th में स्केलर और वेक्टर तो पढ़ लिया होगा, लेकिन टेंसर जो है ये कभी नहीं सुना होगा। तो आज थोड़ा सा इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं स्केलर क्वांटिटी पर। बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है विच हैज ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, या तो केवल उसके पास मैग्नीट्यूड हो या केवल उसके पास डायरेक्शन हो। दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए, दोनों पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे कि मास, जैसे कि लेंथ। अब मैं इस बात को थोड़ी सी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपने कभी ये सुना है कि इस इंसान का मास है 50 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन? क्या इस बात की कोई सेंस है? बिल्कुल नहीं है। मास जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास के पास मैग्नीट्यूड जरूर है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे मेजर किया जा सके। जैसे मैंने बोला, एक बॉडी है, उस बॉडी का मास है 50 kg। एक बॉडी का मास कितना है बच्चों? 50 kg।
तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो यानी मास के पास मैग्नीट्यूड तो है 50 केजी, 20 केजी, 30 केजी, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे कि लेंथ है, लेंथ भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। 10 मीटर की लेंथ है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1 किलोमीटर की लेंथ है, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर, 50 किलोमीटर, 2 मीटर, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ही है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? A physical quantity which has both magnitude and direction, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहां से हमारे पास हमारे टॉपिक की डेफिनेशन पता चल गई। वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली हम वेक्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है। ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है सर? बच्चों, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि फोर्स। ये सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है सर ये वेक्टर क्वांटिटी? ऐसा क्या खास है इसमें? जरा डिटेल में समझाए। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी, मैं कहता हूं कि दिस इज ए पोजिशन ए एंड दिस इज पोजिशन बी। हमें ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है। ओके, अब ए पोजीशन से बी तक अगर मैं ऐसे कोई भी रैंडम पाथ फॉलो करके जाऊं, दिस इज अ रैंडम पाथ, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे ही रैंडम पाथ मैं फॉलो करके गया, तो ऐसे भी मैं ए से बी तक पहुंच सकता हूं। तो बच्चों, ये जो रैंडम पाथ है, दैट रैंडम पाथ इज डिस्टेंस। दैट इज डिस्टेंस, एक दूरी तय करी है। डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ए से बी जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, तो शॉर्टेस्ट रास्ता जो है बच्चों वो ये है, और इस शॉर्टेस्ट पाथ को बच्चों हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने यहां पर डायरेक्शन फिक्स कर दी? मैंने बोला ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, तो शॉर्टेस्ट रास्ता यही था। यानी कि ये डायरेक्शन फिक्स कर दी मैंने, डायरेक्शन पर डिपेंड हो गई ये चीज। तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि ए से बी जाना है, डायरेक्शन फिक्स कर दी, यानी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड भी होगा। भाई ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो कोई दूरी तो होगी। भाई 10 मीटर है, 50 मीटर है, कितनी दूरी है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसीलिए इस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सभी को क्लियर हुआ। फोर्स की बात करते हैं। आपने बोला सर कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? चलिए ये भी समझ लेते हैं। भाई ये देखिए, ये फर्श है, फ्लोर है, और इस पर एक बॉक्स इस प्रकार रखा हुआ है। ठीक है जी। मुझे एक बात बताइए कि अगर एक आदमी इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगाएगा, तो ये बॉक्स मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इसी डायरेक्शन में मूव करेगा सर। यस और नो? और अगर दूसरा केस ले लें, यानी कि अगर यही इंसान इस बॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाता, कुछ ऐसे लगाता, यहां पर फोर्स लगाता, तो ऐसे में ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करता। यानी कि आप मुझे एक बात बताइए, जिस डायरेक्शन में मतलब फोर्स हम लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में बॉक्स मूव कर रहा है। यानी कि फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड भी कर रहा है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है। याद है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है? 9th क्लास में पढ़ा था, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो 10 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स, 30 न्यूटन का फोर्स, यानी फोर्स के पास भी मैग्नीट्यूड है और फोर्स डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे में फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं सबको स्केलर और वेक्टर समझ में आया होगा। तो बच्चों, जनरली 11th और 12th क्लास में हम ये दो ही क्वांटिटी पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको एक और क्वांटिटी समझाने की कोशिश की, समझाया तो क्या, मैंने जस्ट बताया ही था कि टेंसर क्वांटिटी भी एक होती है। आपको ये 11th और 12th में नहीं बताई जाती टेंसर क्वांटिटी, ये एक्चुअली में हायर एजुकेशन में आपको सिखाई जाती है।
तो मैं फिलहाल आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूं कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि टेंसर क्वांटिटी होती क्या है। बच्चों, टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन बदलने पर मैग्नीट्यूड बदल जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता था या केवल डायरेक्शन होती थी, दोनों में से कोई एक होगा। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन टेंसर क्या है? टेंसर में भी दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैग्नीट्यूड बदल जाता है अगर डायरेक्शन बदल दूं तो। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड जो है वो बदल जाएगा। बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? जब डायरेक्शन बदलेंगे। क्या बात समझ में आई? टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड बदल जाएगा अगर डायरेक्शन बदल दे, और इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है? कि डायरेक्शन बदल जाएगी अगर मैग्नीट्यूड बदल दे। ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, एग्जाम्पल से समझाओ। तो चलिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लूंगा और एक कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी बहुत सारे बच्चों की। बात करते हैं करंट की। करंट कौन सी क्वांटिटी है? करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप अपनी बुक्स को खोल कर देखोगे, बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलेगा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअली में करंट कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। कैसे है टेंसर क्वांटिटी, समझाता हूं। मैंने बताया टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड बदल जाएगा अगर डायरेक्शन बदल दूं तो। एग्जाम्पल के तौर पे, अब टेंथ में इतना तो आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, आप इलेवेंथ में आए हो कि करंट क्या होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए बच्चों, यहां से करंट आया। डायरेक्शन पे, एरो पे जरूर ध्यान ध्यान दीजिएगा। 5 एम्पियर का यहाँ पे करंट आया। क्लियर है बच्चों? 5 एम्पियर का यहाँ पे करंट आया। ये जंक्शन पॉइंट है। यहां से 2 एम्पियर का करंट आया। ठीक है। अब बताओ मुझे, तो यहां पे कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर का करंट यहां से आया, 2 एम्पियर का करंट यहां से आया, तो जुड़ के यहां पर 7 एम्पियर का करंट आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? लेकिन अब यहां पर समझे, अगेन यहां पर 5 एम्पियर का करंट आया। यही वो जंक्शन पॉइंट है। यहां पर अब देखना एरो, 5 एम्पियर वाले करंट की एरो बिल्कुल सेम है, जैसे ऊपर थी वैसे ही नीचे है। लेकिन 7 एम्पियर वाले करंट की एरो बदल दी मैंने। ध्यान दें, अब 7 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है, तो यहां पे अब कितना करंट जाएगा? यहां पे अब जाएगा 7 और 5 मिलके 12 एम्पियर। अब आप ध्यान से समझिए, इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में ध्यान से समझिए। मैंने डायरेक्शन बदल दी, 7 एम्पियर वाले करंट की डायरेक्शन बदल दी। डायरेक्शन बदलने पर आप देखो क्या बदल गया? मैग्नीट्यूड बदल गया। यानी डायरेक्शन बदलने पर मैग्नीट्यूड बदल गया। ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो करंट बच्चों डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखना। दैट्स वाई इसे टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर नहीं बोलते हैं। वेक्टर लॉज को ये फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉज क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बट करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। बट क्योंकि आपको 11 ट्वेल्थ क्लास में टेंसर क्वांटिटी नहीं पता होती, आपको नहीं पढ़ाई जाती। एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में, तो वहां पर हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको टेंसर नहीं सिखाया जाता। इसीलिए हम फिलहाल इसे स्केलर ट्रीट करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? एक नई चीज आपको सीखने को मिली कि करंट कौन सी क्वांटिटी होता है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। चलिए अब बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। वेक्टर पे हम बात कर रहे थे, तो फिलहाल हमने इतना सीखा कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, क्या पहचान है वेक्टर की? तो बच्चों याद रखना, सपोज कीजिए हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी को पता है, वही ना?
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इसमें मुझे कोई वेक्टर दिखाना है, तो वेक्टर को बच्चों हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एरो। और ये पॉइंट जहां से ये एरो शुरू हुई है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों टेल। क्या बोलते हैं? टेल। टेल यानी पूंछ। और ये क्या है? ये हेड, इसको बोलते हैं हेड। तो दैट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? ये सपोज कीजिए कोई भी वेक्टर है, ए उसका नाम है, तो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना बच्चों, जब भी कोई भी वेक्टर होगा, उसका कोई भी नाम होगा, सपोज करो ए एक वेक्टर है, तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगाई जाएगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। कोई वेक्टर है अगर बी, उसके ऊपर ऐसे एरो लगाई जाएगी, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात, अगर कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, ये वेक्टर है और वेक्टर के साइड में ऐसी दो लाइन लगी हुई मिल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और इसको बच्चों मॉड्यूलस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको मॉड्यूलस भी बोल देते हैं। अच्छा, अगर अगर ऐसे ना लिखा हुआ मिले और सपोज कीजिए आपके पास खाली ऐसे लिखा हुआ मिल गया, तो बच्चों ये भी सेम ही चीज है, इसको भी मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है ऊपर। ये डिफरेंस याद रखना, अगर ऊपर एरो लगी हुई है तो वो वेक्टर है, अगर ऐसे लाइन लगी हुई है तो मैग्नीट्यूड है, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो भी मैग्नीट्यूड है, ठीक। और एक और चीज मैं थोड़ी सी आगे जाके आपको डिस्कस करूंगा, ऊपर ऐसे कैप लगी हुई मिलेगी, कैप। इस कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ध्यान रख के रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूं, ऊपर अगर कैप लगी हुई मिले तो इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर है? याद करने वाली बात है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस इतना ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्वल वेक्टर, नाम से पता चल रहा है ऐसे दो वेक्टर दो इक्वल हों। अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, ठीक बात है कि नहीं बात है? यानी ऐसे वेक्टर बच्चों, ऐसे वेक्टर जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? इक्वल मैग्नीट्यूड हो, और क्या हो? डायरेक्शन जो है दोनों की वो क्या रहे? सेम रहे। डायरेक्शन दोनों की क्या रहे? सेम रहे। ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये भी हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर। देखो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और जो इन दोनों एरो की लेंथ है, देखो मैंने लेंथ दोनों बराबर सेम लगाई है, तो यानी दोनों दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? नेगेटिव का मतलब उल्टा, यानी ऐसे वेक्टर जिनका इक्वल तो मैग्नीट्यूड हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? सर डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, लेकिन एक दूसरा वेक्टर मैंने बना दिया, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, देखो दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं? पैरेलल वेक्टर होते हैं मैग्नीट्यूड जो है इनका वो जरूरी नहीं कि इक्वल हो। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। ऐसे वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, देखो, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। आप ध्यान से देखोगे दोनों की लेंथ अलग अलग है। मैंने लेंथ अलग अलग से ये दर्शाने की कोशिश की है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन आप देखो डायरेक्शन सेम है। ऐसे में ये दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड में वेरी, यानी मैग्नीट्यूड बदल सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। जैसे कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। तो बच्चों कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन में, क्या है? एक लाइन। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर, जैसे कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। देखो सेम लाइन पर है लेकिन मैंने लेंथ से दिखाया है कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये बात याद रखना, मैग्नीट्यूड अगेन में वेरी, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है। तो ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? यानी कि जिनका प्लेन सेम हो, सेम प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो। जैसे कि अभी मैंने यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई, यानी प्लेन है, ये एक प्लेन बना दिया मैंने। और इस प्लेन में एक वेक्टर हमारा ये है, सपोज कीजिए ए वेक्टर, और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर। देखो डायरेक्शन कुछ भी है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेम प्लेन के अंदर है। ऐसे वेक्टर, ऐसा वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज पोलर वेक्टर और रियल वेक्टर। बच्चों पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, अगला है एक्सियल वेक्टर। ये दोनों मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि पोलर वेक्टर क्या होता है। एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर whose direction does not change, whose direction does not change with coordinate system, with coordinate system। एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है विद कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होता है whose direction changes, whose direction changes with coordinate system, with coordinate system। मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों इसका एग्जांपल होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। और इसका एग्जांपल होता है टॉर्क। अब ये एक नई चीज है, अगर आप 11th क्लास की स्टार्टिंग में हो तो आपने अभी ये शब्द पहली बार सुना होगा, टॉर्क। एक एग्जांपल से समझाता हूं। स्क्रू देखा आपने? स्क्रू, ये एक स्क्रू है, ठीक है, दिस इज अ स्क्रू। इस तरीके से ही होता है ना, यहां पर घुमावदार ऐसे लगी होती है। आप ऐसा समझे कि दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। अब इस एक्सिस पे ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये स्क्रू ऐसे घूमता है, ठीक है, ये एक्सिस पे स्क्रू ऐसे घूमता है। इस घुमावदार जो फोर्स होती है, यानी कि ऐसी फोर्स जिसके कारण रोटेशन प्रोड्यूस हो, आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसी फोर्स जिसके कारण रोटेशन प्रोड्यूस हो उसको टॉर्क बोलते हैं। रोटेशन जहां पर भी आ जाए, जैसे कि अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है ना, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, तो ये जो रोटेशन है, ये जो घुमावदार इफेक्ट जो आया है एक फोर्स के कारण, किसी भी फोर्स के कारण अपनी एक्सिस पर ये कोई चीज घूम रही है, इसको टॉर्क बोलते हैं। ये जो फोर्स होती है, इस फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं, जिसके कारण रोटेशन प्रोड्यूस हो। तो रोटेशन का मतलब क्या? आप देखो कि रोटेशन जब भी आ गई, ऐसे फोर्स के कारण जब रोटेशन आ गई तो रोटेशन के कारण डायरेक्शन बदल जाती। तो बच्चों इस फोर्स के कारण रोटेशन प्रोड्यूस हुई, और जब कोई चीज अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसका मतलब डायरेक्शन देखो, उसकी डायरेक्शन बदल गई। क्यों बदल गई? भाई ये अर्थ है,
अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही थी, इस पॉइंट को अगर मैं फिक्स कर दूं तो जब ये अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो ये पॉइंट थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा। इसका मतलब कि डायरेक्शन बदल रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो, रोटेशन के कारण डायरेक्शन बार बार बदल रही हो, ऐसी क्वांटिटी को, ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। और जो वेक्टर ऐसा ना करे, ऐसे वेक्टर को पोलर वेक्टर बोलते हैं। सिंपल। उम्मीद करता हूं आपको इस एग्जांपल से चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो बच्चों, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, या यूं कहें कि कोई भी रैंडम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यानी कि वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पहले भी दिया था और अभी भी बता दूं कि बच्चों, यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि इसके ऊपर एक कैप लगा दी जाती है। ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है। मैग्नीट्यूड तो एक ही है, मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, फिक्स है, एक ही रहेगा। लेकिन ये क्या करता है? ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। डायरेक्शन बताने का काम करता है। डायरेक्शन बताने का काम करता है। कैसे? आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। अभी हम यूनिट वेक्टर के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। यूनिट वेक्टर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। चलिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। मैं बताता हूं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तीन होते हैं बच्चों, हमेशा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तीन होते हैं। कौन कौन से? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बस ये याद रखें, आई कैप, जे कैप और के कैप। कैप मतलब क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये तीन यूनिट वेक्टर होते हैं जो क्या बताते हैं? जो एक्सिस के बारे में बताते हैं। मतलब जो आई कैप है वो बताता है एक्स एक्सिस के बारे में, जो जे कैप है वो बताता है वाई एक्सिस के बारे में, और जो के कैप है ये बताता है जेड एक्सिस के बारे में। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को बताते हैं। ऐसे वेक्टर को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? मैं आपको एक वेक्टर लिख के बताता हूं। आपके सामने जब कभी भी कोई वेक्टर लिखा होगा ना, तो इस तरीके से लिखा होगा, ए वेक्टर। वेक्टर कोई भी ए वेक्टर है, एरो लगी हुई है तो ये एक वेक्टर है। और आपको ना इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। आपको ना एक वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। बच्चों, यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या बताते हैं? एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ये वेक्टर ये बताता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है एक्स एक्सिस में, 3 मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस में, और 5 मैग्नीट्यूड है जेड एक्सिस में। किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? अगर आपको कभी सपोज करो एक वेक्टर लिखा हो, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 5j कैप, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब क्या है? कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एक्स एक्सिस में, बिकॉज आई कैप इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस, एंड 5 मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस में। क्लियर है? अब यही वेक्टर ले लेते हैं और आपसे पूछ ले कि इस वेक्टर का आप मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए। ये एक वेक्टर है बच्चों, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, इसके यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? इसके लिए आपको दो चीजें सीखनी पड़ेगी। पहले मॉडुलस निकालना, और फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना। कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ये बी वेक्टर है, और सपोज करो मुझे इस बी वेक्टर का सबसे पहले क्या निकालना है? इसको क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड बोलते थे। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, मुझे इस वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका तरीका क्या होता है।
आई कैप के साइड में जो वैल्यू दी हुई है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस या जे कैप के साइड में जो भी वैल्यू दी हुई है 5, उसका स्क्वायर। अगर z होता तो फिर z का भी ऐड कर देते। इसको सॉल्व कर लो, कितना आया, 1 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू √26। ये आ गया बच्चों इस वेक्टर का मॉडुलस। क्या आ गया इस वेक्टर का मॉडुलस। तो बच्चों अगर हमें इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो भी आपको वेक्टर दिया है उस वेक्टर को डिवाइड कर दो, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उस वेक्टर के मॉडुलस के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। कैसे, देखो वेक्टर क्या था, आई कैप प्लस 5 जे कैप, और इसको बच्चों इसको डिवाइड कर देते हैं √26 के साथ, तो क्या बनेगा, 1/√26 आई कैप प्लस 5/√26 जे कैप। और यही बच्चों आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। समझ में आया। उम्मीद करता हूं आपको यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम आगे एक दो क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूनिट वेक्टर और मॉडुलस निकाला जाता है। फिलहाल ये एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या होता है या वेक्टर रिजोल्व करना क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपको ना एक इस तरीके से आपको एक वेक्टर दिया होगा, सपोज कीजिए दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक। और बच्चों ये जो ए वेक्टर है, अगर मैं आपको कहूं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, कैसे बताओगे, आप ये कहोगे कि ये वेक्टर है ना एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा होगा, मैं कहता हूं थीटा एंगल है। तो जब भी आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में है ये वेक्टर, तो आप क्या बताओगे, आप इस थीटा एंगल की हेल्प से बताओगे, है ना। थीटा एंगल अगर आप बता दो तो आप डायरेक्शन बता दोगे। आप ये कहोगे कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से ना थीटा एंगल बना रहा है, इसी तरीके से आप इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओगे। समझ में आई बात। तो ये हमारा वेक्टर है। तो इस वेक्टर को रिजोल्व करना, वही हम सीखेंगे। वेक्टर को रिजोल्व करना क्या होता है, या यूं कहूं कि इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं इस वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ दूं, उसमें से एक पार्ट एक्स एक्सिस पर होगा, एक पार्ट वाई एक्सिस पे होगा, कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। दैट इज ए एक्स वेक्टर एंड दैट इज ए वाई वेक्टर। यानी मैंने इस ए वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए, ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर, और इन्हीं को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यानी ये जो ए वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, ए एक्स और ए वाई। क्लियर है। मैं इस ए वेक्टर को ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, किस फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। जहां पर ये जो ए एक्स क्या है, ए एक्स है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस पे, बिकॉज आई कैप क्या होता था मैंने पहले बताया, आई कैप बताता है डायरेक्शन, कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। यानी आई कैप इस डायरेक्शन में दिखाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और वाई कैप इस डायरेक्शन में होता है, सॉरी जे कैप, ठीक है। तो जे कैप बताता है वाई एक्सिस के बारे में। तो इस ए वेक्टर का ए एक्स मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस पे, और ए वाई मैग्नीट्यूड है, ए एक्स मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस पे, और ए वाई मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस पे। तो इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है जी। अब अगर मैं इनका नाम रख दूं ओ, इसका नाम रख देते हैं पी, ये है एम, ये है एन, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे ए एक्स निकालना हो, ए एक्स, तो ए एक्स कैसे निकालेंगे, फॉर ए एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, कैसे निकालेंगे ए एक्स की वैल्यू। आप इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ओपीएम, ओपीएम ट्रायंगल में बच्चों मुझे कोस थीटा निकाल के दिखाओ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओपीएम ट्रायंगल में कोस थीटा निकालो। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है जी। तो
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये ओ एम हो गया बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, ओ एम बाय हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों, हाइपोटेनियस है ए वेक्टर। अभी मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं तो खाली ए लिखते हैं, ठीक है, ए। तो बच्चों यहां से ओ एम आ गया, ओ एम क्या आ गया, ए कोस थीटा। ओ एम क्या आ गया, ए कोस थीटा। उसी तरीके से अगर आपको निकालना हो ए वाई, तो ए वाई कैसे निकालोगे, ए वाई कैसे निकालोगे। अब ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ओपीएन। ओपीएन ट्रायंगल के अंदर बच्चों मुझे निकाल के दिखाओ साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ओपीएन ट्रायंगल में आप बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा मान लेते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एन, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है ए। तो यहां से ओ एन आ गया, ओ एन कितना आ गया, ए साइन थीटा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं, ये क्या है बच्चों, ये ए एक्स ही तो है, और ये क्या है, ये ए वाई ही तो है। यानी कि आपको ये पता चल गया कि ए जो हमारा वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ए एक्स जिसकी वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा, और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए वाई जिसकी वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा। और इन्हीं को ही हम बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन, समझ में आया। वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है, वेक्टर रिजोल्व करना क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका क्रक्स क्या है, क्या सीखा हमने इस बात से। इससे हमने सिंपल एक बात सीखी, आसान भाषा में बता रहा हूं, कि कोई भी अगर आपके पास एक वेक्टर है, सपोज करो ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, और ये एक थीटा है, तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर बनेगा बी कोस थीटा, और यहाँ पर बनेगा बी साइन थीटा। बस ये सीखना है। पहचान क्या है, जिसके साथ थीटा लगा होगा, थीटा एक्स एक्सिस के साथ लगा है, जिसके साथ थीटा लगा होगा वहां कोस थीटा लेंगे, और दूसरे वाले को साइन थीटा लेंगे। ये सीखना है आपको। अब अगर मैं डायरेक्शन बताऊं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने बताया। डायरेक्शन के लिए बच्चों याद रखना, फोर डायरेक्शन। डायरेक्शन कभी भी किसी वेक्टर की निकालनी है, ये बात गांठ बांध लेना अपने दिमाग में। जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम टेंजेंट थीटा लेते हैं। बिकॉज ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है, ए वाई और ए एक्स, है ना। ए एक्स और ए वाई दो कंपोनेंट है। तो बच्चों टेंजेंट थीटा निकाल लो। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर इस डायग्राम को, अगर ग्राफ को ध्यान से देखें, तो टेंजेंट थीटा आप निकालें, तो बच्चों ओ एन पी एम के बराबर होगा, तो ये ए वाई ही होगा जो कि आपका परपेंडिकुलर है। तो ए वाई बाय, दूसरे कलर से लिख देता हूं, आपको इस ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या निकालोगे, ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यही तो होता है। तो ए वाई बाय ए एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। इस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर की। क्लियर है ये बात। उम्मीद करता हूं आपको वेक्टर रिजोल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो हम अभी आगे दो क्वेश्चंस करेंगे, उन दो क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको आपने दो सवाल कर लिए, तो आपको वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल कहता है कि आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है जी, ओके जी। वेक्टर क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस अंडर रूट 3 जे कैप। क्लियर है ये बात, ये आपके पास एक वेक्टर है। वेक्टर के बारे में हमने अभी जो जो सीखा है वो नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। आई कैप बताता है एक्स एक्सिस, जे कैप बताता है वाई एक्सिस। आई कैप के साइड में 1 दिया हुआ है, जे कैप के साइड में √3 दिया हुआ है। क्लियर है ये बात, ठीक है जी, क्लियर है।
अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। मुझे बताना है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, कैसे पता करेंगे? सर आपने बताया था इस वेक्टर का रिजोल्यूशन हम कर सकते हैं, इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करो। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर दिया हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बच्चों ये आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस से थीटा बनाता है एंगल। जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी होती है, तो अभी मैंने वेक्टर रिजोल्यूशन में बताया इस वेक्टर के दो रिजोल्यूशन बनेंगे। कौन कौन से रिजोल्यूशन बनेंगे? सर एक तो होगा यहां पर जिसे बोलेंगे ए एक्स, और एक होगा यहां पर जिसे बोलेंगे ए वाई, बताया था। तो मुझे एक बात बताइए, इस वेक्टर को मैं इस फॉर्म में लिखूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो यहां से आप इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हो कि सर ए एक्स की वैल्यू 1 है और ए वाई की वैल्यू √3 है। बिल्कुल ठीक बात। और जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी हो, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा डायरेक्शन बताओ इस वेक्टर की, तो मैंने बताया था सर अगर आप थीटा निकाल लें तो आप डायरेक्शन बता दोगे, क्योंकि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से सर कोई थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे ही आप डायरेक्शन बताओगे। थीटा निकालना है तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता था अभी बताया ऊपर, डायरेक्शन के लिए क्या निकालना है? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला ऊपर क्या बताया? ए वाई बाय ए एक्स। बच्चों ए वाई की वैल्यू है √3 और ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई? √3। अब थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 किस एंगल पर होती है ये बताओ। तो बच्चों सिंपल सी बात है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 कहाँ होती है? 60 डिग्री पर होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये हो गया डायरेक्शन का काम खत्म। यानी अगर आपके पास वेक्टर दिया हुआ था ये, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मैंने टेंजेंट थीटा निकाला और आंसर आया 60 डिग्री। यानी ये जो थीटा है बच्चों ये 60 डिग्री है। खत्म डायरेक्शन। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर मुझे वेक्टर दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस √3 जे कैप, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालना है। दोनों एक बात है बच्चों, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस एक ही बात है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वेक्टर का मॉडुलस अगर निकालना हो तो √ आई कैप के साइड में दिया हुआ है 1 तो उसका स्क्वायर, जे कैप के साइड में जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर, और जोड़ के रूट निकाल लो, दैट इज √1 प्लस ये 3 आ जाएगा, दैट इज √4, और ये आंसर आ गया 2। दैट इज द मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, ये कैप से यूनिट वेक्टर बताते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी वेक्टर दिया है उसको डिवाइड कर दो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। याद रखना ये फॉर्मूला। तो वेक्टर क्या था? वेक्टर था आई कैप प्लस √3 जे कैप, डिवाइड कर दो किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड है 2, तो कितना आ जाएगा? 1/2, ये मैंने अलग अलग करके लिख लिया, आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, और यही है बच्चों यूनिट वेक्टर। सवाल हो गया खत्म। क्लियर है बच्चों? चलिए एक और सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, एक वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। फिर से वही चीज कि इस प्रकार आपके पास ये एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बताता है। आपको ये एंगल थीटा निकालना है। तो बच्चों इस वेक्टर की बेसिक फॉर्म क्या होती है? वेक्टर रिजोल्यूशन में आपको बताया था, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। कंपेयर करेंगे तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1, और ए वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो यहाँ 1 भी मान सकते हैं। और आप सभी को पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है? ए वाई बाय ए एक्स। तो ए वाई भी 1 है, ए एक्स भी 1 है, इसका मतलब कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। तो बच्चों टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है? 45 डिग्री पर, और यही आपको निकालना था। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में मेरे को निकाल के दिखाएंगे इसी वेक्टर का मॉडुलस निकाल के दिखाओ और यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। ये दोनों आपको निकाल के दिखाने हैं, आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो आपको इन तीनों लॉज को फॉलो करना होता है। अब ये तीनों लॉज क्या है, आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि बच्चों जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करें, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐसे ऐड करूं या फिर ऐसे ऐड करूं, बात एक ही है और इसी लॉ को कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, ए में बी ऐड कर लो या बी में ए ऐड कर लो, दोनों एक ही बात होती है, यानी वेक्टर इस लॉ को फॉलो करता है, इसी चीज को कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, तीन वेक्टर ले लेते हैं, अगर मैं पहले ए वेक्टर में जोड़ दिया बी वेक्टर, जो भी वैल्यू आई उसमें जोड़ दिया सी वेक्टर, और अगर मैं दूसरा केस लूं कि ए वेक्टर में मैंने जोड़ दिया बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम, ये दोनों एक ही बात होती है बच्चों, दोनों बराबर होते हैं, और इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव का मतलब होता है जुड़ाव। ए में बी जोड़ा, जो भी आया उसको सी में जोड़ दिया, उसी प्रकार बी और सी को जोड़ा, जो भी आया उसको ए में जोड़ दिया, कैसे भी जोड़ो दोनों बराबर आएंगे, इसी चीज को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, सपोज करो आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैंने सम करा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किसी रियल नंबर के साथ, एंड दैट से दैट रियल नंबर इज के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इसी लॉ को बच्चों हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिंपल सी बात है, और इन्हीं लॉज को लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मैं दो वेक्टर को गुना कर दूं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर को गुना कर दूं, सर क्या ये दोनों बराबर होते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे जब हम इस वेक्टर में बढ़ने वाले हैं तो इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल में चर्चा होगी कि ए को बी से गुना करें या बी को ए से गुना करें, वो बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।